हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12 की जो हमारी सेकंड बुक है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर 6 चल रहा है जो कि है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में आफ्टर इलेक्शंस 1971, यानी कि जब हमारी कंट्री का 5वां जनरल इलेक्शंस हो चुका था, उसके बाद क्या कंडीशंस थी हमारी कंट्री की, जिसमें हमने इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था, अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिस जैसे कि हमारा था स्टूडेंट मूवमेंट, या हम नेक्सलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, रेलवे स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं जो कि 1974 में हुआ था। फिर हमने डिस्कस किया था कन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी, यानी कि जब पार्लियामेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किया गया था। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे फंडामेंटल राइट से चेंज करके क्या कर दिया गया, उसे लीगल राइट बना दिया गया। फिर ये कोशिश की गई थी कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा क्या किया जाए, पावरफुल बनाया जाए। फिर एक तो ये वजह थी। दूसरी, जब इलेक्शंस आया था जुडिशरी को लेकर के, तो इसके बीच में भी क्या है, हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट का। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी क्योंकि आज हम थोड़ा ज़्यादा टॉपिक डिस्कस करेंगे। अदर प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। तो अदर प्रॉब्लम्स में हम इंदिरा गांधी के इलेक्शंस के बारे में, डिमांड रेजिग्नेशंस, यानी कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आई थी तो डिमांड रखी गई थी कि भाई अब इंदिरा गांधी को क्या करना होगा, अपने पोस्ट से रिजाइन देना होगा। तो हम रेजिग्नेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर इंदिरा गांधी के द्वारा क्या है, जो इमरजेंसी की डिक्लेरेशन लगाई गई थी, यानी कि आपातकाल की जब घोषणा कर दी गई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी क्या होता है। इमरजेंसी क्या होता है, इसमें हम जो 3 टाइप की इमरजेंसी है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352, 356 एंड 370, सॉरी 360, तो ये 4 वो आर्टिकल हैं जो किसके बारे में बात करता है, इमरजेंसी के बारे में बात करता है। इमरजेंसी का पूरा चैप्टर हमने एम लक्ष्मीकांत में डिस्कस किया, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप पहले, अगर आपको ब्रीफली समझना है कि इमरजेंसी क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, कौन सा आर्टिकल है इमरजेंसी के रिगार्डिंग में, और इमरजेंसी के लगने के बाद कौन सा फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, ये सारी चीज़ें मैंने इमरजेंसी के चैप्टर में डिस्कस किया। आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हो। फिर हम बात करेंगे ड्यूरिंग ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जो आपातकाल का जो समय काल था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं ओपिनियन क्या था अलग अलग लोगों के, यानी कि जिसमें हम राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों के बारे में बात करेंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों की क्या ओपिनियन थी इमरजेंसी को लेकर के। फिर हम बात करेंगे जब इमरजेंसी डिक्लेयर, यानी कि जब इमरजेंसी हटा दी गई थी उसके बाद। फिर हम बात करेंगे जो हमारा 6th जनरल इलेक्शंस हुआ था कब, 1977 में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट बन के आई थी, फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट की क्या काम थे, क्या वर्क था। फिर रिपोर्ट जो पेश किए गए थे शाह कमीशंस के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। मंडल कमीशंस क्या था और पोजीशंस क्या थी गवर्नमेंट की, यानी कि क्या स्थान था सरकार का, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक है हमारा अदर प्रॉब्लम्स में। सबसे पहले देखते हैं इंदिरा गांधी इलेक्शन। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो अलग जो हमारे अदर समस्या थे वो क्या था, तो देखिए जो हमारा अन्य समस्याएं थी, अन्य समस्याएं में सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स निकल के आता था वो था इंदिरा गांधी का इलेक्शन। देखिए, इसके बीच की बात करते हैं तो इसी बीच में क्या था, जब इंदिरा गांधी इलेक्शंस हुआ था तो इसी बीच में जो समाजवादी के जो लीडर्स थे, यानी कि जो सोशलिस्ट लीडर थे, कौन, तो अगर हम सोशलिस्ट लीडर की बात करते हैं तो राज नारायण
के द्वारा क्या है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में एक पिटिशंस डाली यानी कि पिटिशंस दी जाती है। उनके द्वारा क्या है, एक याचिका दायर की जाती है, किसके खिलाफ में, जो इंदिरा गांधी की जो इलेक्शंस थे उसके खिलाफ में। फिर अगर हम इस पिटिशंस की बात करते हैं कि जो हमारी याचिका थी जिसमें इंदिरा गांधी चुनाव से संबंधित था, तो इसमें इसके रिगार्डिंग में 12 जून 1975 वो जो इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट था उसने अपना एक फैसला सुनाया, जिसमें जो जज था, यानी कि जो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो कौन थे, जगमोहन लाल सिन्हा। यानी कि इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे वो कौन थे, जगमोहन लाल सिन्हा। तो इनके द्वारा जो फैसला सुनाया गया था वो ये सुनाया गया था कि जो इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है जो कि 1971 में हुआ था, यानी कि जो हमारा 5th जनरल इलेक्शन था, उसमें क्या था, वो क्या बताया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया उन्हें। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था कि जो इंदिरा गांधी है उन्होंने जो भी गवर्नमेंटल पावर है या जो ऑफिशियल पावर उनके पास, उनका उन्होंने क्या किया, गलत तरीके से मिसयूज किया, यानी कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। फिर देखिए अगर हम उसी बीच में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अब बीच में आ गए थे, यानी कि हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस फैसले को रोकते हुए रोक लगा दी और ये कहा कि जो अपील है, यानी कि जो अपील लगाई गई थी, अपील पर रोक लगाते हुए ये फैसला यानी कि कहा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब तक अपील की फैसला नहीं आ जाती है तब तक इंदिरा गांधी क्या रहेगी, संसद में बनी रहेंगी। लेकिन ये कहा कि वह मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें वो क्या नहीं लेगी, भाग नहीं लेगी, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये था इंदिरा गांधी के इलेक्शंस का जो प्रॉब्लम निकल के आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशंस किसकी बात रखी गई थी, रिजिग्नेशंस, यानी कि इस्तीफा की मांग की गई थी इसमें। अब देखिए अगर हम इसमें इस्तीफा की मांग की बात करते हैं तो ये जो पूरी घटना घटी थी, तो इस पूरी घटना को देखते हुए 25 जून 1975 को क्या हुआ था कि जो जेपी नारायण थे, जेपी नारायण तो उनके द्वारा क्या है, इंदिरा गांधी से किसकी डिमांड रखनी रही कि भाई अब आपको क्या करना होगा, अपने पोस्ट से रिजिग्नेशन देना होगा, यानी कि अब आपको इस्तीफा देना होगा। इसकी मैदान यानी कि इसकी मांग वो करने लगे। तो उन्होंने दिल्ली में जो रामलीला मैदान है, दिल्ली के अंदर कौन सा, रामलीला जो मैदान था, वहां पे उन्होंने क्या किया था, जो राष्ट्रव्यापी जो सत्याग्रह थी उसकी मांग उनके द्वारा की गई। तो उन्होंने कहा जितनी भी जो पुलिस है, सेना है, या जितनी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो क्या करे, इसमें पार्टिसिपेट करे कि वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जाके सत्याग्रह स्टार्ट करे कि इंदिरा गांधी को अब क्या करना होगा, इस्तीफा देना होगा। तो उसी के बाद क्या है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किसकी डिक्लेरेशंस कर दी गई, इमरजेंसी की डिक्लेरेशन कर दिया गया। अब देखिए अगर हम इन सब बात करते, इन सब समस्याओं को देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने 25 जून को आर्टिकल 352 का यूज करते हुए क्या है, कंट्री के अंदर क्या लगा दिया गया, आधी रात को प्रेसिडेंट रूल यानी कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसका जो मेन वजह बताया गया था वो क्या बताया गया था, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे क्या है, उन्होंने आर्टिकल 352 का यूज किया और पूरे कंट्री में क्या लगा दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि आपातकाल की घोषणा उनके द्वारा कर दी गई। अब देखिए अगर हम जब आपातकाल की बात करते हैं तो आखिर ये आपातकाल होता क्या, यानी कि ये आखिर इमरजेंसी है क्या। देखिए अगर हम इमरजेंसी की बात करते हैं कि व्हाट इज इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल क्या है, तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 3 आर्टिकल, वैसे 4 आर्टिकल है। एक है हमारा 352, 356, 360 एंड 365, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल सेम बात कहता है।
देखिए अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 352, 356, 360 किसके बारे में बात करता है? इमरजेंसी के बारे में बात करता है। यानी कि किस किस कंडीशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इमरजेंसी लगा सकता है। तो देखिए देश में जब भी कोई भी बहुत बुरी कंडीशंस होती है, चाहे हम वॉर की बात कर लें या इंटरनल डिस्टरबेंस की बात कर लें या फाइनेंशियल बेस पे भी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 3 आर्टिकल है वो किसके बारे में बात करता है? इमरजेंसी के बारे में बात करता है। तो इसी दौरान पे क्या था कि 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आर्टिकल 352 का यूज करके क्या किया गया? पूरे देश में किसकी घोषणा कर दी गई? इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसमें क्या है, इस दौरान सभी जो शक्तियां थी इमरजेंसी के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी जो पावर्स होती है वो किसके हाथ में चली जाती है? वो आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि देखिए जब अगर हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी में क्या होता है, हमारी कंट्री पूरी तरीके से क्या बन जाती है? एक यूनिटरी सिस्टम बन जाती है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब है कि जितनी भी जो पावर है वो किसके हाथ में चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। वहां पे जो पावर डिविजन्स का जो हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है, फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पावरफुल क्या बन जाता है? हमारा सेंट्रल ही बन जाता है। हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, दो को छोड़ के। एक है आर्टिकल 20 और एक है आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट है उसको छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस तो 3 तरीके की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला है हमारा नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है हमारा प्रेसिडेंट रूल और तीसरा है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं यानी कि जो हमारा आर्थिक आपातकाल है। तो 3 तरीके की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ऐसे दौरान में लगाए जाते हैं जब पूरी देश की जो अगर हम बात करते हैं व्यवस्था है वो क्या हो? खराब हो। या अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं ये मेनली कब लगाए जाते हैं? वॉर के कंडीशंस में लगाए जाते हैं या कंट्री के अंदर क्या चल रहा हो, सिविल वॉर चल रहा हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा हो। तो इस केस में क्या होता है, हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं हिंदी में। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जाता है जब किसी स्टेट में क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशनरी फेल हो जाए, तब उस स्टेट में हम क्या लगाते हैं? प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। अब आपसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सर्च करके बताने कि सबसे ज्यादा इमरजेंसी रूल किस स्टेट में लगाया गया और सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगा है। यानी कि 2 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा किस स्टेट में लगा और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस स्टेट में लगा था। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जिसे हम आर्थिक आपातकाल कहते हैं। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तब डिक्लेयर किया जाता है आर्टिकल 360 के तहत जब देश में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो काफी ज्यादा क्या हो, यानी कि जो हम फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी ज्यादा क्या हो? खराब हो जाए। हमारी जीडीपी यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आज से कुछ साल पहले श्रीलंका के पास अपनी कंट्री चलाने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं था, तो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा क्या लगा दिया गया? फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। आज तक हमारी कंट्री में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, बट नेशनल और प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अब आपको बताना है कि नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम से बताना है, यानी कि 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? ड्यूरेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के दौरान। देखिए अगर हम आपातकाल के दौरान, इससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज और ये समझिए कि राष्ट्रपति जो हमारी कंट्री के जो राष्ट्रपति हैं या हम जिसे प्रेसिडेंट भी कहते हैं या फर्स्ट पीपल ऑफ द इंडियन भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, अब हम फर्स्ट पर्सन ऑफ भारत कहेंगे क्योंकि अब इंडिया दैट इज भारत हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है और इसी कदम के साथ देश की जो स्थिति है पूरी तरीके से क्या होती है? पलट जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, सारी पावर सेंट्रल के पास हो जाती है। चीफ मिनिस्टर्स की कोई
वर्किंग नहीं रहती, पावर्स खत्म हो जाते हैं सारे। तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में जो फेडरल सिस्टम है उसकी जगह पे यूनिटरी सिस्टम आ जाती है, तो पूरी तरीके से क्या होती है, जो स्थिति है वो पलट जाती है। तो यही चीज़ हुआ था जब 1976 में, सॉरी 1975 में, 1975 से लेकर के जो 1977 तक क्या था, इमरजेंसी का ड्यूरेशन हमें देखने को मिलता। इसमें जो हमारे देश की स्थिति थी, जो सिचुएशंस था, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, पलट चुका था। अब देखिए अगर हम इमरजेंसी के ड्यूरेशंस की बात करते हैं, जो आपातकाल के, तो उसमें क्या थे, जितने भी जो अपोजिशंस के लीडर थे उनको किस में डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, पहला याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया था। देखिए अगर हम प्रेस की बात करते हैं तो प्रेस के जो पावर मिलता है, यानी कि जो मीडिया को जो पावर मिलता है वो किससे मिलता है, आर्टिकल 19 से मिलता है, जिससे वो क्या करता है, पावर लेकर के अपना काम करता है। अब समझते हैं सबसे पहले ये सेंसरशिप क्या होता है। यहाँ पे मैंने आई थिंक सेंसरशिप, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ सेंसरशिप का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम सेंसरशिप की बात करते हैं तो सेंसरशिप में क्या हुआ था, जितने भी जो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो संघ था, यूनियन था जिसे हम, या संघ, यूनियन कह लो, ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, ग्रुप कह लो, या हम बात करते हैं किसके बारे में, जो जमानत ए इस्लामी था, उस पर क्या लगा दिया गया, तो उस पर बैन लगा दिया गया था, यानी कि उस पर प्रतिबंध, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर बात करते हैं कि जितना भी जो धरना था, प्रदर्शन था, हड़ताल थे, इन यानी कि जितनी भी जो हमारे प्रोटेस्ट के अधिकार थे, प्रोटेस्ट था या जो भी स्ट्राइक था, उस पर क्या लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। अब देखिए अगर हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो इसका अधिकार हमें किस में मिलता है, आर्टिकल 19 में मिलता है। आर्टिकल 19 ये क्या कहता है, इसमें 6 और तरीके की क्या बात करता है, हमारे राइट्स की बात करता है। तो इस 6 अधिकार में से एक अधिकार आता है राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज एंड राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। लेकिन इसमें ये कंडीशंस रखी गई कि जो भी आपका प्रोटेस्ट है वो क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अपनी कंट्री की जो हिस्टोरिकल चीज़ें है या पब्लिक प्रॉपर्टी है हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी कंट्री की जो विरासत है उसको तबाह कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर, ऐसा नहीं है। पीसफुली मतलब बिना वायलेंस किए हमें क्या करना है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार आर्टिकल 19 में से हमें मिलता है। तो इसमें क्या हुआ था कि जितनी भी जो प्रोटेस्ट थे या जितनी भी जो स्ट्राइक्स थी वो इमरजेंसी की ड्यूरेशंस पे स्ट्राइक लगा करके, सेंसरशिप लगा करके क्या किया गया था, उस पर रोक लगा दी गई थी। फिर बात करते हैं जबरदस्ती नज़रबंदी कानून के तहत क्या था, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। इसमें लोगों को शक होने के बेस पे भी क्या कर रहा किया जा रहा था, तो गिरफ्तार किए जा रहे थे, और लोगों के पास ये अधिकार नहीं था कि वो सवाल पूछ सके कि उन्हें किस बेस पे अधिकार दिया जा रहा। अब देखिए अगर हम राइट टू 20 की बात करते हैं, आर्टिकल 20 जो कि बात करता है किसके बारे में, राइट टू प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। इसमें हमारे पास ये पूरा अधिकार रहता है ये जानने का कि हमें किस अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। तो अगर हम इमरजेंसी की ड्यूरेशंस पे जो सेंसरशिप लगाएगा तो उस टाइम पे बात करें तो लोगों को शक के बिहार पे जो अरेस्ट किया जा रहा था तो उनको ये पूछने का अधिकार नहीं था कि वो किस बेस पे उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर बात करते हैं सेंसरशिप में ही क्या हुआ था, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए गए थे, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। इसमें सरकार ने बहुत सी चीज़ें क्या है बदलने की कोशिश की थी। इमरजेंसी की ड्यूरेशंस में यानी कि 1976 में संविधान में क्या है, बहुत बड़े क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए थे। इसमें 2 बड़े बदलाव भी थे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनको क्या रखा गया था कि कोर्ट की चुनौती ने नहीं दी जा सकती थी। ये अमेंडमेंट कर दिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं दिया जा सकता है। फिर इसमें ये भी कहा गया था जो हमारी विधायिका यानी कि जो हमारी लेजिस्लेटिव है उसके कार्यकाल को 5 साल से बढ़ा करके कितने की बात रखी गई थी, 6 साल। तो ये आज भी क्या है, एक अगर हम बात करते हैं विवाद का जो अमेंडमेंट है वो क्या बना हुआ है, आज भी एक डिस्ट्रीब्यूट का टॉपिक बना हुआ है। अब देखिए अब बात करते हैं हम आपातकाल, जो हमारा ओपिनियन था इमरजेंसी को लेकर के उसके, इसमें हम राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों की बात करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें एक साइड
पक्ष, यानी कि जो एक साइड किस में थे, फेवर में थे, और दूसरे साइड जो इसके अगेंस्ट में थे, अगेन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फेवर पे। देखिए जो लोग इमरजेंसी को फेवर कर रहे थे उन्होंने ये कहा था कि इमरजेंसी से पहले, यानी कि सरकार ने जो इमरजेंसी लगाया वो सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि प्रोटेस्ट के कारण सरकार क्या नहीं कर पा रही थी, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि जो भी विरोधी हैं, यानी कि जो भी यानी कि जो भी प्रोटेस्टर है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इंदिरा गांधी को क्या है, उनकी पोस्ट से हटाना चाहते हैं, और वो क्या है, जो गैर संसदीय रास्ता को अपना रखा है, यानी कि जो नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिन्होंने वो अडॉप्ट कर रखा, वो क्या चाहते हैं कि इंदिरा गांधी को उनकी पोस्ट से हटाना चाहते हैं। तीसरी उनकी राय ये थी कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी वजह से जो सरकार है वो डेवलपमेंट के वर्क पे फोकस नहीं कर पा रही है। फिर उन्होंने ये कहा था कि देश को तोड़ने के लिए क्या है, एक इंटरनेशनल जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, इसका फेवर कर रही है। इसमें अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो सीपीआई था उसके द्वारा क्या है, कांग्रेस का फेवर, यानी कि जो इमरजेंसी था उसका फेवर किया गया था, यानी कि वो उसकी किस में थे, समर्थन में थे। अब बात करते हैं अगेंस्ट में क्या था। अगर हम अगेंस्ट की बात करते हैं, यानी कि विपक्ष की बात करते हैं, तो इसमें क्या था, इसको जो क्रिटिसाइज किया गया था, पहले इस पॉइंट पे किया गया था कि जो हमारा इमरजेंसी है वो जनता के विरोध, यानी कि जो पब्लिक के पास जो राइट टू प्रोटेस्ट का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको क्या किया जा रहा था, उसको दबाया जा रहा था। क्योंकि लोकतंत्र में पब्लिक के पास ये अधिकार रहता है कि वो अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस बेस पे पहला क्रिटिसाइज किया गया था, एक राय थी अपोजिशन पार्टी की कि इमरजेंसी क्या था, तो एक गलत लगाया गया था। फिर दूसरी पॉइंट में ये कहा था कि जितनी भी जो प्रोटेस्ट हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का कोई भी वायलेंस नहीं किया गया था, इसीलिए इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने को रोकना क्या है, सही नहीं माना गया था, उनके द्वारा सही नहीं बताया गया था। फिर बात करते हैं जो उस टाइम पे हमारे होम मिनिस्टर थे, जो जिनका मेन काम होता है देश में कानून व्यवस्था को देखते रहना, और कानून व्यवस्था को खराब होने की बात नहीं की गई। यानी कि ये समझिए, अदर वर्ड में या शॉर्ट में ये समझिए कि जो यूनियन मिनिस्टर है, जो देश के कानून व्यवस्था को देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था खराब होने की बात इसमें नहीं की गई। तो अंदरूनी जो इंटरनल डिस्टरबेंस की जो बात करके जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, वो क्या था, एक गलत डिसीजन था। फिर कहा गया कि जो इमरजेंसी का जो यूज़ किया गया, इंदिरा गांधी ने अपने प्रॉफिट के लिए क्या है, इमरजेंसी का यूज़ किया गया। तो ये दो ओपिनियन देखने को मिलता है, एक लेफ्ट विंग का और एक राइट विंग, यानी कि पक्ष और विपक्ष का। अब देखिए उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक निकल के आता है कि इमरजेंसी के बाद, यानी कि आफ्टर द इमरजेंसी। अगर हम आफ्टर द इमरजेंसी की बात करें तो मार्च 1977 में क्या हुआ था, 6th जनरल इलेक्शंस कमीशन हुआ, यानी कि जो छठा हमारा जनरल इलेक्शंस था वो कंडक्ट कराया गया। तो इसमें जो इमरजेंसी की वजह से जो कांग्रेस के जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, यानी कि जो विरोध कर रहे थे, उसका जो रिजल्ट था वो क्लियरली किस पे दिख रहा था, इलेक्शंस के रिजल्ट पे दिख रहा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को काफ़ी कम सीटें मिली थी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देश की जो जनता है आपातकाल की वजह से कांग्रेस के विरुद्ध में थी, और वह चुनाव के परिणाम में एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को क्या हुआ था, अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को लोकसभा का चुनाव हार गई थी। यानी कि ये समझिए जो 1977 में जो 6th जनरल इलेक्शंस हुआ था, इसमें कांग्रेस लोकसभा पे क्या है, सरकार नहीं बना पाई थी। अब देखिए कैसे आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा था कि लोकसभा का चुनाव क्या है, कांग्रेस पार्टी हार गई थी। कांग्रेस को सिर्फ कितनी 154 ही सीट्स मिली थी।
वहीं पे अगर हम बात करें किसके, दूसरी तरफ जो जनता पार्टी थी, उन्होंने अपने जो भी सहयोगी थे यानी कि जो भी उनके जो कॉरपोरेटर्स थे उनके साथ मिलकर के 330 सीट्स उन्होंने जीती थे। फिर वहीं पे अकेले अगर हम बात करें तो जनता पार्टी के द्वारा 295 सीट्स क्या है जीत लिया गया था अकेले उनके द्वारा। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो हमारा नॉर्थ इंडिया था यानी कि जो नॉर्थ भारत था यानी कि उत्तर भारत में आपातकाल इमरजेंसी की क्या इम्पैक्ट थे वो सबसे ज़्यादा था, इसलिए कांग्रेस को नॉर्थ इंडिया में लगभग ना के बराबर क्या है सीटें मिली थी। कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इंदिरा गांधी भी क्या है रायबरेली जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से वो चुनाव लड़ रही थी वहां से वो हार जाती हैं। फिर इस तरह से क्या है जो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी सिचुएशंस आई थी जिसमें कांग्रेस अपनी सरकार यानी कि सेंट्रल लेवल पर अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारे पास वो था जनता पार्टी की सरकार। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया 1977 में जो हमारा क्या था इलेक्शंस हुआ था। तो देखिए 1977 के जो इलेक्शंस हुए थे यानी कि जो हमारा 6th जनरल इलेक्शन था इसमें किसकी सरकार निकल के आती है, जनता गवर्नमेंट की सरकार निकल करके आती है। देखिए 1977 में जो चुनाव जीतने के बाद जनता पार्टी ने लोकसभा में आगे अब हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे क्या है अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और जो मोनार्जी देसाई थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारत के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अब उसके बाद देखिए जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इमरजेंसी के इंक्वायरी के लिए क्या है एक कमीशन बिठाई और वो कमीशंस क्या थी, तो वो कमीशन था हमारा शाह कमीशन। और शाह कमीशन के बारे में आप देखिए जैसे ही जब वो जनता पार्टी जीत कर गई तो उन्होंने पहला काम क्या किया 1977 में कि एक कमीशन बॉडी बनाई गई जिसका नाम था शाह कमीशन। इसका मेन काम क्या था कि कंट्री के अंदर जो 1975 से लेकर के जो 1977 तक 2 साल जो इमरजेंसी का ड्यूरेशन चला था उसकी क्या करना, जांच करना और उस पर एक रिपोर्ट पेश करना था। तो 1977 में चुनाव जीतने के तुरंत बाद जनता पार्टी की सरकार ने जो शाह आयोग का क्या है गठन किया और इसके जो चेयरपर्सन थे, चेयरपर्सन कौन थे, तो जो कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था जेसी शाह, तो उन्हीं के नाम पे क्या है शाह कमीशन बना था। देखिए अगर हम जेसी शाह की बात करते हैं तो शाह आयोग के कौन थे, वो चेयरपर्सन थे और उनका काम क्या था शाह कमीशन के अगर हम काम की बात करते हैं तो इमरजेंसी के समय पे हुए कार्यों को क्या करना है उसका एक रिव्यू करना है यानी कि जांच करना था। फिर बात करते हैं जो शाह आयोग था यानी कि जो शाह कमीशन था ने सभी घटनाओं की क्या है जांच की, जितने भी जो इंसिडेंट थे उन सब की इंक्वायरी की, थाउजेंड्स ऑफ पीपल से या थाउजेंड्स ऑफ हम बात करते हैं विटनेसेस को कि जो विटनेस हैं बयान है वो लिया गया और एक रिपोर्ट पेश की गई। अब देखिए अगर हम शाह आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट है उसकी बात करते हैं तो इसमें क्या था कि आपातकाल लगाए जाने का जो डिसीजन था इंदिरा गांधी का वो इसमें कहा गया कि सिर्फ इंदिरा गांधी का डिसीजन था, इसमें किसी भी मंत्री से किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन या डिस्कस नहीं किया गया है पहला। फिर इसमें यह भी कहा गया कि जो इमरजेंसी लगाए जाने के तुरंत बाद जितने भी जो न्यूज़पेपर्स थे उनके कार्यालय जो ऑफिस थे यानी कि न्यूज़पेपर के जो ऑफिस थे उन सब की बिजली क्या है कट कर दी गई थी ताकि समाचार या हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं प्रेस ना हो पाए, पब्लिश ना हो पाए। जितने भी जो अपोजिशंस लीडर थे उन्हें क्या कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। फिर बात करते हैं इसमें यह भी कहा गया था कि जो मीसा है जो एक मीसा कानून है उसका भी क्या है गलत उपयोग किया गया था और कुछ लोगों यानी कि जो संजय गांधी थे यानी कि संजय गांधी जो कि ये संसद यानी कि किसी भी जो गवर्नमेंट पोस्ट था उस पर ना होते हुए भी वो क्या करते थे सरकार के कामकाज को में प्रभावित रहते थे। तो ये रिपोर्ट पेश की गई थी किसकी, तो शाह आयोग की।
अब देखिए उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है हमारा मंडल आयोग। देखिए मंडल आयोग की बात करते हैं तो 1977, ये भी 1977 में ही आया था। मंडल आयोग की बात करते हैं तो एक ऐसे यानी कि 1997 के समय एक बड़ा मुद्दा था कि किस तरीके से जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उसका डेवलप कैसे किया जाए। तो इसके लिए क्या है, एक मंडल कमीशंस बनाया गया और मंडल कमीशंस के जो चेयरपर्सन्स थे वो कौन थे, वीरेंद्र प्रसाद मंडल। कौन थे, वीरेंद्र प्रसाद मंडल, इसके कौन थे, चेयरपर्सन्स थे। तो इनका मेन काम क्या था, जितनी भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कास्ट को आइडेंटिफाई करना और उनके विकास करने के लिए क्या करना, रिजर्वेशंस प्रोवाइड करना ना, या उसके तरीके बताना, ये इनका मंडल कमीशंस का मेन काम था। अब देखिए उस टाइम पे अगर हम गवर्नमेंट की पोजीशंस की बात करते हैं तो अब तक जो क्या थी, जो अब सरकार तो बन गई थी बट क्या थी, अलग अलग आइडियोलॉजी होने की वजह से क्या थी सरकार, यानी कि अलग अलग आइडियोलॉजी होने की वजह से क्या है कि कारण क्या है, समस्याएं बनी रही और सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि 18 महीने के बाद, यानी कि 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर 1.5 साल में क्या है, सरकार गिर जाती है, यानी कि जो मोरारजी देसाई है उनकी सरकार क्या होती है, कोलैप्स कर जाती है। फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी और जो चरण सिंह है, तो चरण सिंह क्या बनते हैं, उस टाइम देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। पर 4 महीने के बाद कांग्रेस क्या करती है, अपना जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो क्या कर लेती है, वापस ले लेती है, जिसके वजह से चरण सिंह की भी जो सरकार है वो गिर जाती है। और फिर 1980 में क्या होता है, फिर से चुनाव होता है, वो था हमारा 8th जनरल, यानी कि 7th जनरल इलेक्शंस। अब 7th जनरल इलेक्शंस और फिर बात करते हैं आपातकाल के से हमें क्या सबक मिलता है, इसको हम लेक्चर 3rd में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। सबसे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जा कर के हम अपने जो आगे के जो लेक्चर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। एक और फ्रेंड्स एक छोटे से इन्फॉर्मेशंस में दे दूं कि कल यानी कि जो 19 सितंबर की जो न्यूज़पेपर है वो कल सुबह 6 बजे नहीं बल्कि सुबह 10 बजे आएगी। तो तैयार रहना कल के सुबह, यानी कि कल सुबह 10 बजे इसके लिए इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।